Welcome to my YouTube channel Physiodynamics by Dr. Ikra Fatma PT. I am here with a new topic that is thoracic kyphosis. जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था लंबर लोडोसिस को, इसी तरह हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे काइफोसिस एंड स्कोलियोसिस को. सो स्टे विद मी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. एग्जैजरेटेड थोरेसिक कर्वेचर यानी कि हमारा जो थोरेसिक रीजन है स्पाइन के अंदर, अगर वो अपने नॉर्मल आर्किटेक्चर से अवे चला जाए या बढ़ जाए तो उसको हम थोरेसिक काइफोसिस कहते हैं. 8% द जनरल पॉपुलेशन विद इक्वल जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन. तो इस बात को नोट डाउन करें कि ये ऐसा नहीं है कि ये फीमेल्स में कॉमन है या मेल में कॉमन है, कि दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है इसकी. कॉजेज़ क्या होती हैं? कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, यानी कि बच्चों में ही स्टार्ट हो जाती है काइफोसिस. वो एक कंप्लीट डिस्कशन है इस टॉपिक के ऊपर काइफोसिस को लेके, तो वो उसको हम अलग डिस्कस करेंगे. फिलहाल आपको इसकी कॉजेज़ पता होने चाहिए. क्या हो सकती हैं? कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, यानी कि विद द एज फैक्टर इसमें इन्वॉल्व हो जाता है. शोरमैन डिजीज़ होती है, जेनेटिक एंड बायोमैकेनिकल फैक्टर्स होती हैं. अब शोरमैन डिजीज़ क्या होती है? ये भी हमारे थोरेसिक लेवल पे ये डिजीज़ ज़्यादातर देखी गई है, जिसमें वन और मोर वेस्ट शेप वर्टिब्रा डेवलप, जिसमें हमारे जो शेप होती है वर्टिब्रा की वो चेंज हो जाती है. और वो क्यों चेंज हो जाती है? वो इसलिए चेंज हो जाती है कि वहाँ जो एपिफिजियल प्लेट होती है वो एबनॉर्मल बिहेवियर शो करना शुरू कर देती है. और एज क्या होती है? 10 to 16 ईयर. यानी कि इस एज में जब हमारे काइफोसिक रीजन जो होता है इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा होता है थोरेसिक रीजन. तो उस उस पीरियड में जो है ये ऐसे वर्टिब्रास डेवलप होते हैं जो कि ये डिज़ीज़ कॉज कर सकते हैं. तो आपको ये 4 जो मेन डिजीज़ हैं इनके बारे में पता होना चाहिए. मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्कोलियोसिस. स्कोलियोसिस क्या होता है कि लेटरल डेविएशन और डेविएशन इन स्पाइनल कर्वेचर, यानी कि हमारे स्पाइन के कर्वेचर के अंदर लेटरल डेविएशन हो जाए. और वो डेविएशन किस तरह की होगी? जब हम उसको एक्सरे में देखेंगे या उसको हम अगर क्लिनिकली भी ऑब्जर्व करेंगे तो पेशेंट की जो स्पाइन है वो एस शेप्ड और सी शेप्ड हो जाएगी. आपको क्लिनिकली तो नहीं पता चलेगा, बट आप जब उसको एग्जामिन करेंगे तो आपको पता चलेगा क्लिनिकली कि इसकी शेप चेंज हुई हुई है. और अगर आप एक्सरे करा लें तो और भी क्लियर हो जाएगा कि वहाँ पे शेप कौन सी शेप में जो है आपकी स्पाइन चली गई है. इट कुड बी ऑफ एस शेप और सी शेप्ड. और ये इन्वॉल्व कर सकती है थोरेसिक और लंबर, इन दोनों को इन्वॉल्व कर सकती है, क्योंकि इसने एक शेप एबनॉर्मल शेप को दिखाना है. ठीक है. टाइप्स कौन कौन सी हो सकती हैं? स्ट्रक्चर हो सकती है, नॉन स्ट्रक्चर हो सकती है. स्ट्रक्चर क्या होती है? जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि फिक्स रोटेशन ऑफ द वर्टिब्रा, कि एक स्ट्रक्चरल चेंज आ गया है बोन्स के अंदर जिसको हम विदाउट एनी सर्जरी ठीक नहीं कर सकते, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते. नॉन स्ट्रक्चर क्या होती है? फंक्शनल एंड पोस्चर होती है, वो हमारे पोस्चर की वजह से डेवलप होती है. तो ये स्ट्रक्चर नहीं होती, इसको हम काफ़ी हद तक जो है वो चेंज करके ठीक करने की कोशिश कर सकते होते हैं. अब टाइप्स ऑफ स्कोलियोसिस क्या है? स्ट्रक्चर होती है, नॉन स्ट्रक्चर होती है. स्ट्रक्चर कौन सी होती हैं? कि जैसे इरिवर्सिबल लेटरल कर्वेचर विद फिक्स रोटेशन स्पाइन. वही बात होगी कि इरिवर्सिबल है, इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते. आप पोस्टीरियर राइट आर्म इज डिटेक्टिंग फॉरवर्ड बेंडिंग. अच्छा, इसमें पेशेंट को क्या हम जब एग्जामिन कर रहे होंगे क्लिनिकली, तो ये एक टेस्ट ही कह लें, एक किस्म की एग्जामिन करने का तरीका है कि आप पेशेंट के बैक साइड पे खड़े होंगे और पेशेंट से कहेंगे वो फॉरवर्ड बेंड करेगा. जब वो फॉरवर्ड बेंड करेगा तो आपको एक रिब का हम्प नज़र आएगा. इट कुड बी ऑन राइट साइड और लेफ्ट साइड, वो डिपेंड करता है कि वो पेशेंट की किस साइड पर है. तो वो एक जो हम्प आपको मिलेगा तो वो डिटेक्ट करेगा कि स्ट्रक्चर स्कोलियोसिस है. नॉन स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस क्या होती है? रिवर्सिबल होती है, कैन बी चेंज विद फॉरवर्ड एंड साइड बेंडिंग एंड विद पोजिशनल चेंजेस, जैसे कि लाइन स्पाइन है, रीअलाइनमेंट ऑफ द पैलेट, द करेक्शन ऑफ द लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी विद मसल कॉन्ट्रैक्शन. यानी कि रिवर्सिबल है, इसको हम ठीक कर सकते हैं. पेशेंट की पोजीशन को ठीक कर सकते हैं. जैसे अगर पेशेंट लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी के साथ भी अगर हमें मिलता है कि उसकी लेग लेंथ के अंदर डिफरेंस होगा, पहले हम उसको ठीक करके उसकी पेल्विक की रीअलाइनमेंट करेंगे तो वो भी बेहतर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. और मसल कॉन्ट्रैक्शन यानी कि हम मसल की स्ट्रेंथनिंग और इन सब चीज़ों की तरफ जाएंगे. स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग, वो जब हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसको ठीक कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं. टाइप्स ऑफ स्कोलियोसिस में अब कॉजेज़ क्या क्या हो सकती हैं दोनों की? अब जो स्ट्रक्चरल कॉजेज़ हैं वो न्यूरोमस्कुलर कॉजेज़ हैं, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज हो सकती हैं. ठीक है. और सेरेब्रल पाल्सी के जो पेशेंट होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, प्रोग्रेसिव मस्कुलर डिजीज़, इन डिजीज़ में जो बच्चे प्रेजेंट करेंगे उनमें अगर स्कोलियोसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. और अगर स्कोलियोसिस होगा तो उसको ठीक नहीं किया जा सकता. कि हो सकता है कि कुछ कैटेगरीज़ में डेवलप हो जाए तो वो
आपको बेहतर जो है वो ऑर्थोपेडिशन या न्यूरोलॉजिस्ट जो हैं वो आपको सर्जन जो है न्यूरो सर्जन वो आपको बेहतर इसके बारे में गाइड कर सकते हैं वो, ठीक है। ऑस्टियोपैथिक डिसऑर्डर्स, हेमीबॉडी ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स एंड फ्रैक्चर्स, इन सब के अंदर भी अगर हो जाता है स्कोलियोसिस डेवलप, तो जाहिर सी बात है स्ट्रक्चर डिजीज़ है, स्ट्रक्चर स्कोलियोसिस है, तो इसको रिवर्स करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इडियोपैथिक डिसऑर्डर्स, causes of non-surgical scoliosis leg length discrepancy, muscle guarding and spasm, habitual postures, ठीक है, ये दो मेन कॉजेज हो सकती हैं। ठीक है जी, मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कर दें, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।